हम निकोला टेस्ला की कहानी, उनके अविश्वसनीय आविष्कारों और इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि भविष्य को देख सकने वाला इतना बड़ा जीनियस आखिर इतिहास में लगभग गुमनाम क्यों हो गया। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1856 में क्रोएशिया के एक छोटे से गांव से। स्रोत बताते हैं कि निकोला टेस्ला जन्म से ही असाधारण थे। हाँ, फोटोग्राफिक मेमोरी थी उनकी। हाँ, लेकिन ये तो एक बात है। कहा जाता है कि वो मशीनों को अपने दिमाग में ही बना लेते थे। मतलब ये सुनने में किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना। बिल्कुल, और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। उनका दिमाग ही उनकी प्रयोगशाला थी। अच्छा। हाँ, देखिए, जहाँ दूसरे आविष्कारकों को एक आइडिया टेस्ट करने के लिए लकड़ी और मेटल के प्रोटोटाइप बनाने पड़ते थे, हफ्तों लगते थे। ट्रायल एंड एरर। एग्जैक्टली। वहीं टेस्ला ये सब कुछ अपने दिमाग में करते थे। हाँ। वो एक मशीन की कल्पना करते, उसे दिमाग में बनाते, चलाते और यहाँ तक कि उसके पुर्जों को घिसते हुए भी महसूस कर सकते थे। क्या बात है। हाँ, ताकि ये पता चल सके कि डिजाइन ठीक है या नहीं। इसका कोई बड़ा उदाहरण है, कोई ऐसा आविष्कार जो पहले सिर्फ दिमाग में बना हो? सबसे मशहूर उदाहरण तो उनकी एसी इंडक्शन मोटर का है। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उलझा रखा था। टेस्ला सालों तक इस पर सोचते रहे। फिर एक शाम वो बुडापेस्ट में एक पार्क में टहल रहे थे और अचानक जैसे कोई बिजली कौंधी हो, पूरा डिजाइन उनके दिमाग में साफ हो गया। बस ऐसे ही? हाँ, हर एक कनेक्शन, हर एक कॉइल, सब कुछ। उन्होंने उसे बनाने से पहले ही अपने दिमाग में उसे परफेक्ट कर लिया था। ये सोचने का मतलब एक बिल्कुल अलग ही लेवल था। तो इसी दिमाग और एक नए विचार के साथ कि भविष्य डायरेक्ट करंट यानी डीसी का नहीं बल्कि ऑल्टरनेटिंग करंट एसी का है, वो अमेरिका के लिए निकल पड़े। और जेब में सिर्फ 4 सेंट थे। सोचिए, और वहां पहुंचकर उन्होंने उस समय के सबसे बड़े आविष्कारक थॉमस एडिसन के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये तो एक ड्रीम टीम जैसा लगता है ना। कागज पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में ये एक आपदा की रेसिपी थी। आपदा? हाँ, ये सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव था। एडिसन एक शानदार आविष्कारक थे, लेकिन वो पहले एक व्यवसायी थे। उनका तरीका था ट्रायल एंड एरर। हजारों चीजें आजमाओ जब तक कुछ काम ना कर जाए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे टेस्ला, एक विजनरी, एक सिद्धांतवादी। वो पैसे की परवाह नहीं करते थे, वो सिर्फ विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना चाहते थे। मैंने उस मशहूर कहानी के बारे में पढ़ा है। एडिसन ने टेस्ला को उनकी खराब डीसी मशीनों को ठीक करने के लिए $50,000 का वादा किया था। वहां क्या हुआ था? वो घटना, वो इन दोनों के बीच के फर्क को पूरी तरह दिखाती है। टेस्ला ने दिन रात काम करके एडिसन की मशीनों को न सिर्फ ठीक किया बल्कि उन्हें और बेहतर बना दिया। अच्छा। जब उन्होंने अपना बोनस मांगा तो एडिसन हंस पड़े। उन्होंने कहा, टेस्ला, तुम हमारी अमेरिकी मजाक की भावना को नहीं समझते। मतलब उन्होंने पैसे नहीं दिए? 1 पैसा भी नहीं। उसी दिन टेस्ला ने इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ पैसों का नहीं, ये उनकी प्रतिभा का अपमान था और यहीं से करंट्स के युद्ध की नींव पड़ी। वॉर ऑफ करंट्स, एसी बनाम डीसी। तो ये सिर्फ इस बारे में नहीं था कि कौन सी तकनीक बेहतर है, सही है। दांव पर और भी बहुत कुछ लगा था। बहुत कुछ। ये सिर्फ 2 वैज्ञानिकों की बहस नहीं थी, ये एक कॉरपोरेट जंग थी। मतलब अमेरिका के भविष्य के लिए एक लड़ाई। एडिसन ने डीसी में अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। उनके पेटेंट, उनके पावर प्लांट्स, सब कुछ दांव पर लगा था। एसी की जीत का मतलब था एडिसन के पूरे साम्राज्य का खत्म होना। और इसी डर ने एडिसन को कुछ ऐसे कदम उठाने पर मजबूर किया जो आज सुनने में बहुत क्रूर लगते हैं। स्रोत एक बहुत ही काले प्रचार अभियान का जिक्र करते हैं। हाँ, ये विज्ञान के इतिहास के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक है। एडिसन ने ये साबित करने के लिए कि एसी कितनी खतरनाक है, एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया। मतलब वो जो जानवरों वाली कहानियां हैं। हाँ, वो सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों और बिल्लियों को एसी करंट से मारते थे ताकि लोग डर जाएं। हे भगवान। और ये तब और भी भयानक हो गया जब उन्होंने न्यूयॉर्क की जेलों के साथ मिलकर पहली इलेक्ट्रिक चेयर बनाने में मदद की, जिसमें एसी का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये हत्यारों का करंट है? बिल्कुल। उन्होंने एक सर्कस के हाथी टॉप्सी को भी हजारों लोगों के सामने एसी करंट से मार डाला था। ये तो अविश्वसनीय है। तो एक तरफ एडिसन का पैसा, उनकी शोहरत और ये क्रूर अभियान था, दूसरी तरफ टेस्ला अकेले थे। उन्होंने इसका मुकाबला कैसे किया? टेस्ला को एक सहयोगी मिला, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। वेस्टिंगहाउस एक उद्योगपति और आविष्कारक थे जो एडिसन के प्रतिद्वंदी थे। अच्छा।
उन्होंने टेस्ला की प्रतिभा को पहचाना और एसी के भविष्य पर दांव लगाया। उन्होंने टेस्ला के पेटेंट खरीदे। लेकिन असली जीत हुई 1893 के शिकागो विश्व मेले में। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। वेस्टिंगहाउस और टेस्ला ने पूरे मेले को एसी बिजली से रोशन करने का ठेका जीत लिया। रात में जब हजारों बल्ब एक साथ जले तो वो एक जादुई नजारा था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एसी न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि सुरक्षित भी है। तो उस रात वॉर ऑफ करंट्स असल में खत्म हो गई। एक तरह से हाँ, टेस्ला जीत गए। तो फिर तो एसी की लड़ाई जीतने के बाद टेस्ला और वेस्टिंगहाउस दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर लोग बन गए होंगे, है ना? यही तो टेस्ला की कहानी का सबसे बड़ा और दुखद ट्विस्ट है। असल में ठीक इसका उल्टा हुआ। हाँ, उल्टा? हाँ, जीत के बाद भी वो आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे, क्योंकि उनका दिमाग अब पैसे कमाने से ज्यादा भविष्य की उन तकनीकों पर था जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनकी नजरें तारों से मुक्त एक दुनिया पर थीं। तारों से मुक्त दुनिया? आप वायरलेस तकनीक की बात करिए। बिल्कुल। उन्होंने टेस्ला कॉइल बनाया जो आज भी विज्ञान संग्रहालयों में लोगों को हैरान कर देता है। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये उनके सबसे बड़े सपने का एक हिस्सा था, पूरी दुनिया में बिना तारों के ऊर्जा भेजना। इसके अलावा जब हम रेडियो के बारे में सोचते हैं तो हमें मार्कोनी का नाम याद आता है। हाँ। लेकिन स्रोत बताते हैं कि टेस्ला ने मार्कोनी से सालों पहले रेडियो प्रसारण के मूल सिद्धांतों का प्रदर्शन किया था और पेटेंट भी दायर किए थे। तो फिर मार्कोनी को इसका श्रेय क्यों मिला अगर पेटेंट टेस्ला के पास था? क्योंकि मार्कोनी एक बेहतर सेल्समैन थे। उनके पास शक्तिशाली वित्तीय समर्थक थे। उन्होंने टेस्ला की तकनीक का इस्तेमाल किया, उसे पैक किया और दुनिया के सामने बेच दिया। टेस्ला वो अपने काम को प्रमोट करने में उतने अच्छे नहीं थे। अच्छा। सालों बाद टेस्ला की मौत के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मार्कोनी के पेटेंट को अमान्य कर दिया और रेडियो का आविष्कार, उसका श्रेय टेस्ला को दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, तब तक दुनिया मार्कोनी का नाम जान चुकी थी। ये तो एक पैटर्न रखता है, एक शानदार विचार, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाने में विफलता। और ये हमें उनके सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर लाता है, वार्डनक्लिफ टावर। वार्डनक्लिफ। क्या ये सच है कि वो पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली देना चाहते थे? ये तो आज भी किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, ये उनका सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ी त्रासदी थी। वार्डनक्लिफ टावर न्यूयॉर्क में बनाया जा रहा एक बहुत बड़ा ट्रांसमिटिंग टावर था। टेस्ला का आइडिया था कि ये टावर पृथ्वी के आयनोस्फीयर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में न सिर्फ संदेश बल्कि बिजली भी वायरलेस तरीके से भेजेगा। अविश्वसनीय। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे थे जहां ऊर्जा पर किसी का एकाधिकार ना हो, जहां कोई भी कहीं भी बिजली हासिल कर सके। ये एक बहुत ही मानवतावादी सपना है। तो फिर ये पूरा क्यों नहीं हुआ? ऐसे प्रोजेक्ट की फंडिंग क्यों बंद हो गई? फंडिंग इसलिए बंद हुई क्योंकि उनके मुख्य निवेशक जेपी मॉर्गन, उस समय के सबसे अमीर लोगों में से एक, वो समझ गए कि टेस्ला क्या करना चाहते हैं। अच्छा। एक दिन मॉर्गन ने टेस्ला से पूछा, अगर कोई भी कहीं भी बिजली खींच सकता है तो हम उन पर मीटर कैसे लगाएंगे, हम उनसे पैसे कैसे लेंगे? और टेस्ला के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो तो मुफ्त ऊर्जा देना चाहते थे। जैसे ही मॉर्गन को पता चला कि इस सिस्टम से मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, उन्होंने सारी फंडिंग खींच ली। तो मतलब मुनाफा नहीं तो प्रोजेक्ट बंद। प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और बाद में उसे स्क्रैप के लिए तोड़ दिया गया। तो उनका सबसे बड़ा सपना उनकी अपनी व्यावसायिक समझ की कमी के कारण टूट गया। वो एक शानदार आविष्कारक थे, लेकिन एक खराब व्यवसायी। बिल्कुल। एडिसन जहां एक आविष्कारक होने के साथ साथ एक चतुर व्यवसायी भी थे, वहीं टेस्ला सिर्फ एक शुद्ध वैज्ञानिक और सपने देखने वाला व्यक्ति था। अपने जीवन के आखिरी सालों में वो न्यूयॉर्क के होटलों में अकेले रहते थे, अपने बिल चुकाने के लिए संघर्ष करते थे। उनकी विलक्षणता वो धीरे धीरे सनक में बदलने लगी। मैंने पढ़ा है कि वो कबूतरों से बातें करते थे। हाँ, खासकर एक सफेद कबूतरी से, जिसके बारे में उनका दावा था कि वो उससे वैसे ही प्यार करते थे जैसे कोई इंसान से करता है। और 1943 में 86 साल की उम्र में एक होटल के कमरे में उनकी मृत्यु हो गई, अकेले और लगभग कंगाल। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारी आधुनिक दुनिया की नींव रखी, वो गुमनामी में चला गया। भले ही उनका अंत दुखद और गुमनामी में हुआ हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है और शायद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। सही बात है। आज की पूरी आधुनिक दुनिया उनके आविष्कारों की नींव पर खड़ी है। हमारे घरों को रोशन करने वाली एसी बिजली, हमारे पंखों और मशीनों को चलाने वाली मोटरें, पावर ग्रिड, वायरलेस तकनीक,
जिसके बिना वाईफाई या मोबाइल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सब टेस्ला की ही दुनिया है। उनकी वो मशहूर बात आज बिल्कुल सच लगती है। वर्तमान उनका है, लेकिन भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया है वह मेरा है। उनके जीवन काल में भले ही एडिसन जैसे लोग ज्यादा सफल रहे हों, लेकिन आज का भविष्य, हमारी ये आधुनिक वायरलेस दुनिया, वास्तव में टेस्ला की ही है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि निकोला टेस्ला एक अनदेखे नायक थे, एक ऐसा जीनियस जिसकी दृष्टि अपने समय से बहुत आगे थी, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कहानी प्रेरणा और दुख दोनों से भरी हुई है। हाँ, ये कहानी हमें याद दिलाती कि महान विचार हमेशा तुरंत नहीं पहचाने जाते। कभी कभी दुनिया को एक सच्चे विजनरी को समझने में दशकों लग जाते हैं। और जाते जाते एक विचार यहाँ छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरूर। टेस्ला का सबसे बड़ा अधूरा सपना था पूरी दुनिया के लिए मुफ्त वायरलेस बिजली। आज उनकी मौत के लगभग 1 सदी बाद, जब हमारे पास उनसे कहीं बेहतर तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, संसाधन है, हाँ संसाधन है, तो क्या कोई उस सपने को फिर से देखने और उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत कर सकता है? और अगर ऐसा संभव हुआ तो सोचिए, ऊर्जा की राजनीति, गरीबी और हमारा ग्रह, ये सब किस तरह से बदल जाएगा।